हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थोड़ी बेसिक जानकारी देखी थी। हमने क्या देखा था कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, पहले 3 कालखंडों में विभक्त है, यानी कि 3 कालखंडों से होकर गुजरा है ये इतिहास। जो हमने क्या देखा था, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल हमने देखा था, आद्य ऐतिहासिक काल हमने देखा था, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद हमने ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखी थी कि जो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों में हमने दो पॉइंट देखे थे। एक तो हमने पुरातात्विक अवशेष, यानी प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त है, यानी कि बचे खुचे अवशेष जो, जिससे हम क्या है पता लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता है ये पहले इस तरह से विद्यमान थी। आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक, तीनों में ही पुरातात्विक अवशेष जो है वो क्या है, विद्यमान है। पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक अवशेष। और उसके बाद हमने क्या देखा था, लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण, यानी कि पुरातात्विक अवशेष तो तीनों के ही प्राप्त है, इसका भी प्राप्त है, इसका भी प्राप्त है और इसका भी प्राप्त है। जबकि लिखित प्रमाण है, प्राग ऐतिहासिक काल का तो प्राप्ति नहीं है, लिखित प्रमाण इसका नहीं मिलता है। इसका लिखित प्रमाण मिलता तो है, लेकिन कैसा है, अपठनीय है, यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसका लिखित प्रमाण मिलता है लेकिन पढ़ सकते हैं, इसका प्रमाण हम पठनीय है, यानी लिखित प्रमाण जो है इसका ऐतिहासिक काल का पढ़ भी सकते हैं और प्राप्त है हमको। इसका प्राप्त तो है लेकिन जिसको हम क्या है, पढ़ नहीं सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमाण, लिखित प्रमाण मिलता ही नहीं है, ये हमने चर्चा की थी। और उसके बाद मैंने आपको एक सभ्यता स्टार्ट कराई थी, कालीबंगा सभ्यता। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके लैब असिस्टेंट के आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है ऐतिहासिक राजस्थान, जिसके अंदर आपके क्या क्या आने वाला है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें मैंने कालीबंगा सभ्यता स्टार्ट करा दी थी और उसका बाकी का जो भाग है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के अंदर जो शासन करने वाले थे ना, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान। उसके बाद है मुगल सल्तनत, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन सभ्यता है, दिल्ली सल्तनत है, अजमेर के चौहान है, और आपका मुगल सल्तनत या मुगलों के साथ जो संबंध है राजस्थान के, मुगल संबंध, यानी मुगल संबंध, जैसे अकबर के समय हमारे राजस्थान का कौन सा राजा हुआ करता था, ठीक है, तो वो मुगल संबंध हम पढ़ने वाले हैं सबके, और ये आपके इस तरह के आएंगे। उसके बाद जो 1857 की क्रांति है, महिलाओं का योगदान है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से, सबसे पहले हम प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, तो ये सिलेबस का पार्ट रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है। इसी के साथ एक और आपको खुशखबरी बताती हूँ कि यदि आप यहाँ से हिस्ट्री करते हो तो आपकी 2nd ग्रेड की हिस्ट्री भी कवर हो जाती है। साथ साथ में आप 1st ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो भी आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो मैं आपको बेसिक से बेसिक लेकर चलूँगी और जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में होगा वो क्लियर करवाऊँगी। लेकिन एक शर्त है कि आप हमेशा
पढ़ते रहिए। ये जो मैं क्लास डालती हूँ, जितने भी मेरे को टाइम मिलता है, 1 दिन या 2 दिन में मैं डालती रहूँगी, आप पढ़ते रहिए उसको, और उसके साथ साथ में आप इनके नोट्स बनाते रहिए, और प्लस में आपको क्या है, रिवाइज करने की ज़रूरत है। देखो वैसे तो हम क्या है, पूरा कोशिश करेंगे कि क्लास के अंदर ही कवर हो जाए, फिर भी आपको 1 दिन या 2 दिन छोड़कर आपको डेली इसका रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आप रिवाइज करते रहिए, तो आपको क्या है, हिस्ट्री पढ़ने की दोबारा से ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि मैं क्लास में आपको रिवाइज करवाती रहूँगी, जिससे आपकी हिस्ट्री कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये सभ्यताएं, हम प्राचीन सभ्यताओं के अंदर देखें तो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बेराट है। ये इम्पोर्टेंट, ये 4 जो सभ्यताएं है, ये आप परीक्षा में पढ़कर ही जाना है आपको। बिल्कुल भी इसमें से किसी भी सभ्यता को स्किप मत कर दीजिए। ये चारों के चारों मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, जिससे आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। लेकिन बराबर आप मेरे साथ बने रहिए, साथ साथ में क्लासें देखते रहिए, और साथ साथ में आपको एक और बता देती हूँ कि जो भी टॉपिक क्लियर हो जाता है, उसके बाद 2020 की एक बुक आती है, वहाँ से आप क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी सभ्यता पढ़ते हैं, कालीबंगा सभ्यता। हम क्या पढ़ रहे थे, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की हम बात करें तो सबसे पहले देखें तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। ये चीज़ हमने देख ली थी, ये किसका है, सिंधी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। फिर मैंने बताया था कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था, सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने पिछली क्लास में देखा होगा कौन था सर्वप्रथम जानकारी देने वाला, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। LP टेसीटोरी, LP टेसीटोरी कौन था, सर्वप्रथम जानकारी देने वाला था। फिर उसके बाद हम देखेंगे खोज, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1952 के अंदर इसकी खोज की गई थी। 1952 के अंदर खोजा गया कौन सा स्थल है, कालीबंगा स्थल है। और इसकी यदि हम बात करें उत्खनन की, खुदाई की, इसकी खुदाई करने वाले 2 व्यक्ति थे, बीबी लाल और बीके थापड़, बीके थापड़। कब, 1961 से लेकर ये 1959 तक खुदाई चली थी। 1961 से लेकर 1959 तक इसकी खुदाई चली थी। इसके बाद ये हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया था। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि ये इसकी स्थिति कौन सी है। इसी तरह से आप मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट चलते रहिए। कैसे कि सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखेंगे, क्या है, काली चूड़ियाँ हैं। सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन है, LP टेसीटोरी है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई, अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई, 1952 के अंदर की गई। उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल तथा बीके थापड़। कब, 1961 से शुरू हुई थी और 1959 तक चली थी। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति के बारे में यदि बात करें तो ये कहाँ है, ये हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले का जिला मुख्यालय जो है, जिला मुख्यालय है, इस जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और दक्षिण पूर्व में मैंने क्या बताया था कि इसके खेत विद्यमान है, कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके खेत तो कहाँ है, दक्षिण पूर्व में विद्यमान है, जबकि दक्षिण पश्चिम में ये सभ्यता विद्यमान है। ठीक है, कहाँ, हनुमानगढ़ जिले के। और इसकी ये बताएं कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं, नदी के किनारे। कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे।
ठीक है, याद रखना कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। एक बार फिर से देख लीजिए कि कालीबंगा की स्थिति कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसके खेत जो है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऐसी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी। अब हमने इसके आगे की जानकारी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है तथा कहाँ आकर ये खत्म होती है। घग्गर नदी देखो, यहाँ हिमाचल है, एचपी में कौन सी है? ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियों से ये क्या है? निकलती है। यहाँ से ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन? घग्गर नदी निकलती है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर ही क्या है? कालका स्थित है। ये कालका कहाँ है? एचपी में। यहाँ से होते हुए ये कहाँ आती हैं? ये आ जाती है आपकी पंजाब में। कहाँ आ जाती हैं? पंजाब में आ जाती है। कहाँ? पंजाब में। पंजाब से होते हुए फिर ये कहाँ? हरियाणा में प्रवेश करेगी। कहाँ प्रवेश करेगी? हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। यहाँ से होती हुई ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ के कौन से स्थान में प्रवेश करेगी? तो याद रखना, भूल मत जाना, ये कहाँ? टिब्बी क्षेत्र में, टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करेगी। और इस टिब्बी क्षेत्र से 25 किलोमीटर दूरी पर एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। देती हूँ मैं यहाँ, राजस्थान की सबसे निचले स्तर की झील, सबसे निचले स्तर की झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। ये कहाँ पड़ती है? तलवाड़ा झील टिब्बी के अंदर पड़ती है। टिब्बी जो क्षेत्र है जहाँ से घग्गर नदी प्रवेश करती है, वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर तलवाड़ा झील स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए ये टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करेगी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से होते हुए ये यहाँ अनूपगढ़ तक इसका पानी रहता है। जब इसके अंदर और अधिक बारिश से पानी आ जाता है तो ये गंगानगर में चली जाती है। गंगानगर से आगे फिर क्या है? ये आगे होती हुई पाकिस्तान के एक क्षेत्र है, पाकिस्तान में ये कहाँ मिल जाती है? फोर्ट अब्बास में जाकर मिल जाती है। फोर्ट अब्बास में जाकर मिल जाती है। ये क्या है? फोर्ट अब्बास में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? फोर्ट अब्बास के अंदर जाकर मिल जाती हैं। कौन? घग्गर नदी कहाँ से निकली थी? शिवालिक की पहाड़ियों से निकली थी। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। और कालका हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर पंजाब, और पंजाब के बाद हरियाणा, और फिर हनुमानगढ़ के, राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती है। पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी हनुमानगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपके टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती है। और इसके 25 किलोमीटर दूरी पर कौन है? तलवाड़ा झील है। ये भी याद रखना है अपन को, राजस्थान की सबसे निचले स्तर की झील है। ठीक है, फिर यहाँ से ये आगे होते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, और फिर पाकिस्तान, ये किस में है? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में जाकर मिल जाती है। अब हमको यहाँ और क्या याद रखना है कि इस घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ यानी राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली तथा पाट कहा जाता है। और जबकि इसका पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। देखो साथ साथ में याद हो रहे हैं ना अपन को, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो घग्गर नदी है, हम घग्गर नदी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि घग्गर नदी के किनारे हमारी जो सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता है, वो विद्यमान है। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर कालका
HP हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से फिर पंजाब और हरियाणा और हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश कर जाती हैं और टिब्बी क्षेत्र से ये गंगानगर और हनुमानगढ़ होते हुए आगे पाकिस्तान में जाकर कहाँ मिल जाती है, आपके फोर्ट अब्बास में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बहाव क्षेत्र को गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं, नाली तथा पाट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकराक कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ है हम देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है। तो ये हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ का दक्षिण पश्चिम, ये भाग कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ विद्यमान है कौन, आपकी कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। और ये चीज़ हमको पढ़नी है। ठीक है, इसके साथ हमने देख लिया कि ये घग्गर नदी कहाँ से निकलती है तथा कहाँ जाकर इसका अंत होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताया है, कालीबंगा को। और किसने बताया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है, कौन था जिसने ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा है, कालीबंगा को कहा है। तो देखिए इसका आंसर है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा है, कालीबंगा को कहा है। याद रखना आप कि इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। देखिए कालीबंगा जो है ये सिंधु सभ्यता का ही भाग है और इस सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को बताया है। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हम दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़े स्थल, सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, सबसे बड़े स्थल तो बता देती हूँ आपको, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। दूसरा स्थल है धोलावीरा, धोलावीरा जो कहाँ है, गुजरात के अंदर है। तीसरा है कुंतासी। देखो पहले क्या होता था, तीसरा आपका कालीबंगा हुआ करता था, लेकिन अब कुंतासी जो खोजा गया स्थल है वो सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा स्थल हो गया है भारत के अंदर। ये भी कहाँ है, ये भी गुजरात के अंदर है। चौथा अपना आता है कालीबंगा, कालीबंगा। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़े स्थल में से कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, ये याद रखना। या सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़े स्थल कौन से, राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा कुंतासी जो गुजरात के अंदर है। और चौथा है कालीबंगा जो कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गए भारत के अंदर। अब यदि हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के, यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, देखो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल, देखो ये तो भारत में पूछ रहा है, ये कहाँ पूछ रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़े स्थल दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ, सबसे बड़े स्थल, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल। देखो सिंधु सभ्यता के विश्व में सबसे बड़ा स्थल यदि कोई है तो कौन है, वो आपका राखी गढ़ी है। कौन, राखी गढ़ी जो कहाँ है, हरियाणा में। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, खोजा गया जो स्थल है वो कौन सा है, राखी गढ़ी है, हरियाणा में। और भारत में तो क्योंकि हरियाणा कहाँ है, भारत में, इसलिए ये भारत में भी पूछे तो राखी गढ़ी है, और विश्व में भी पूछे तो कौन है सबसे बड़ा स्थल, राखी गढ़ी है। अब हम देखते हैं दूसरा, हालांकि आपके नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता देती हूँ, गनेरीवाल।
गनेरीवाल, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है। ये नहीं आएगा गनेरीवाल। आपको सिर्फ याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है विश्व के अंदर, राखीगढ़ी। और भारत के अंदर भी पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा है, राखीगढ़ी। ये तो आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन यहाँ अपन को कहाँ से पूछेगा, कालीबंगा से। कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता के भारत में सबसे बड़े स्थलों में चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, क्लियर है बात। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल। देखो कई बुकों में आपकी कालीबंगा दे रखा है, लेकिन गलत है। देखो स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है, रोपड़ पंजाब है। रोपड़ पंजाब जो कब खोजा गया था, 1950 के अंदर खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1950 के अंदर, जबकि कालीबंगा 1952 में खोज हुई थी। तो कौन आएगा, रोपड़ पंजाब जो है वो स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया भारत का प्रथम स्थल है। जबकि दूसरा स्थल की यदि बात करें तो दूसरा स्थल कौन सा है, दूसरा स्थल है कालीबंगा। कौन है, कालीबंगा, जिसकी खुदाई कब हुई थी, जो कब खोजा गया था, 1952 के अंदर। खुदाई तो 1961 से लेकर 1969 तक हुई थी, जबकि इसकी कालीबंगा की खोज कब हुई थी, 1952 में। और रोपड़ पंजाब की खोज कब हुई थी, 1950 के अंदर। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है, रोपड़ पंजाब। कब, 1950 के अंदर। कालीबंगा कब खोजा गया था, 1952 के अंदर खोजा गया था। ये उपनाम, कालीबंगा के उपनाम देखिए। कालीबंगा जो सभ्यता है, मैंने क्या कहा, ये किसकी है, ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। ये किसका, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता किस में आती है, सबसे पहले हमने 3 कालखंड देखे थे, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और कौन सा था अपना ऐतिहासिक काल। तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये कौन से काल का है, प्राग ऐतिहासिक काल की है या फिर आद्य ऐतिहासिक काल की है या फिर ऐतिहासिक काल की है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वेट करूंगी 1 मिनट का। कौन से काल की है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों, क्योंकि सिंधु सभ्यता और अपन ने वैदिक सभ्यता कहाँ पढ़ी थी, आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये कौन से काल की है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, सिंधु कालीन सभ्यता। सिंधु कालीन सभ्यता, और इसको हम क्या कह सकते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। और इसको हमने धातु युग में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। तो मैंने धातु युग में कहाँ बताया था, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका दूसरा उपनाम एक और क्या हो सकता है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। और ये कैसी सभ्यता है, तो ये है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। ठीक है, ये इसके उपनाम हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से हैं, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, सिंधु कालीन सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता, या इसको कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता। और इसके क्या उपनाम हो सकते हैं, तो मैं यहाँ बता देती हूँ। दिखाई दे रहा है क्या, दीनहीन सभ्यता। दीनहीन सभ्यता। दीनहीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ है, इसलिए ये दीनहीन सभ्यता कहलाती है। किसके कारण, कच्ची ईंटों से होने के कारण ये दीनहीन सभ्यता कहलाती है। ठीक है, एक और इसका उपनाम है दोहरे परकोटे वाली, यहाँ यही लिख देती हूँ, दोहरे परकोटे वाली, दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। देखिए, इसको दोहरे परकोटे वाली सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका रीजन है, मैं बता देती हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोहरे परकोटे वाली सभ्यता क्यों कहते हैं इसको दोहरे परकोटे वाली सभ्यता? क्योंकि ये कैसी है, नगरीय सभ्यता है। ये कैसी है, नगरीय सभ्यता है। इसका जो नगर है वो दो क्षेत्रों में बंटा है। कौन से? एक पश्चिमी भाग में, इसी तरह से याद करना है जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसी तरह से आपको याद करना है। पश्चिमी क्षेत्र और एक है आपका पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र, एक आपका पश्चिमी क्षेत्र है और एक आपका क्या है, पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, ये है आपका उच्च भूमि, उच्च भूमि, और पूर्वी क्षेत्र कैसा है, निम्न भूमि है। कैसा है, निम्न भूमि। ये गढ़ी क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, गढ़ी क्षेत्र कहलाता है। और ये आपका नगर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नगर क्षेत्र कहलाता है। देखिए नगर जो है, जो कालीबंगा सभ्यता का जो नगर है वो नगर क्या है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है इसलिए यहाँ क्या है, नगर है। तो नगर जो है पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है। नगर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो उच्च भूमि है, जबकि पूर्वी क्षेत्र है वो क्या है, निम्न भूमि युक्त है। उच्च भूमि क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, गढ़ी क्षेत्र कहेंगे, जबकि निम्न भूमि क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नगर क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, ये जो गढ़ी क्षेत्र है ये भी परकोटे से घिरी हुई है। इसके चारों तरफ क्या है, परकोटा है, और इसके चारों तरफ भी क्या है, परकोटा है, परकोटा है। ठीक है, ये कैसा है, ये दुर्गीकृत है, और ये भी क्या है, दुर्गीकृत है, दुर्गीकृत है। ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दो भागों में बंटा हुआ है, वो एक तो उच्च भूमि, पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहेंगे, उच्च भूमि क्षेत्र है, और पूर्वी क्षेत्र क्या है, निम्न भूमि क्षेत्र है। और ये जो उच्च भूमि क्षेत्र है इसको हम गढ़ी क्षेत्र कहते हैं, और निम्न भूमि क्षेत्र को हम नगर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये परकोटे से घिरी हुई दुर्गीकृत है, ये भी परकोटे से घिरी हुई कैसी है, दुर्गीकृत है, यानी परकोटे से घिरी हुई इसलिए इसको दुर्गीकृत कहा जाता है। इसलिए एक परकोटा ये और एक परकोटा ये, यानी दोनों क्षेत्र जो है परकोटे से घिरे हुए हैं, अलग अलग परकोटे से घिरे हुए हैं, इसलिए ये कैसी हो गई, दोहरे परकोटे वाली, दोहरे परकोटे वाली। इसीलिए इसको दोहरे परकोटे वाली सभ्यता कहा जाता है, दोहरे परकोटे वाली सभ्यता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके उपनाम क्या क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल क्यों, क्योंकि इसकी जो खोज है कौन से ये जो कौन से कालखंड के अंदर थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के कालखंड के अंदर थी, इसलिए ये क्या कहलाती है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं। ये सिंधु सभ्यता, सिंधु कालीन सभ्यता कहते हैं इसको, और हड़प्पा कालीन सभ्यता भी हम इसको बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि ये जब विद्यमान थी तो कांस्य का अधिकाधिक उपयोग किया गया था। ठीक है, दोहरे परकोटे वाली, ये जो मैंने बता दिया है किस तरह से दोहरे परकोटे वाली है, और कैसी है, नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है, कैसी है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और चलते हैं। तो अब देखिए जो कालीबंगा की खुदाई हुई है, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में कितने 5 स्तर मिले हैं। किस तरह से देखना, जिस तरह से हम देखते हैं ना कि पेड़ों के अंदर वल्य गिनते हैं कितनी वल्य, उसी प्रकार से जो ये कालीबंगा की खुदाई हुई थी इसके अंदर क्या है, स्तर कितने मिले हैं, 5 स्तर मिले हैं। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर। इस तरह से कितने स्तर मिले हैं,
5 स्तर मिले हैं। कितने? कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। तो इसमें याद आपको क्या करना है? आपको याद करना है कि प्रथम और जो द्वितीय स्तर है ये किसकी जानकारी देता है? ये प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता की क्या देता है? जानकारी देता है। प्राक हड़प्पा कालीन की जानकारी देता है। ठीक है, ये किसकी जानकारी देता है? प्रथम और द्वितीय स्तर प्राक हड़प्पा कालीन की जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसलिए ये प्राक हड़प्पा कालीन को भी 3 भागों में बांटा है। किस तरह से देख लेना, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसको 3 भागों में, प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और आपकी उत्तर हड़प्पाकालीन। कितने? 3 भागों में बांटा है, प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता। ठीक है, तो ये प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये कौन से स्तर देते हैं? प्रथम और द्वितीय स्तर इसकी जानकारी देते हैं, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर है ये तीनों स्तर किसकी जानकारी देते हैं? ये तीनों बाकी 2 की जानकारी देता है, यानी हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता की क्या देते हैं? जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका समय क्या है। कालीबंगा का जो समय है वो एक तो आपके कार्बन 14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, ठीक है, और एक सामान्यतः समय हम देखेंगे। ठीक है, कार्बन डेटिंग के अनुसार है 2350 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 1750 ईसा पूर्व। देखिए ये जो कालखंड है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व होगा, और ईसा के जन्म के बाद का जो समय है वो क्या होगा? ईसवी सन होगा। ठीक है, तो देखिए ईसा पूर्व यानी ये चलेगा पीछे, ईसा के जन्म से पहले की बात है तो ये पीछे चलते जाएगा, जैसे 2350, 2200, 2100, 2000। ठीक है ना, इस ऐसे करके 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का समय कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार किसका माना जाता है? कालीबंगा सभ्यता का माना जाता है, कि इस समय के अंदर कालीबंगा सभ्यता वहाँ मौजूद थी। ठीक है, उसके बाद सामान्यतः समय की यदि बात करें तो सामान्यतः समय में आता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। इन दोनों में से ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समय। पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का समय क्या है या कालखंड क्या है। ठीक है, तो क्या है? 2350 ईसा पूर्व से कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 1750 ईसा पूर्व तक, जबकि सामान्यतः समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है। कालीबंगा सभ्यता का जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? सिंधी भाषा से लिया गया है, यानी कालीबंगा जो शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है। ठीक है, ये इसकी स्थिति की यदि बात करें, पॉइंट टू पॉइंट चलना है अपन को, पॉइंट देखते चलिए। सबसे पहले हमने क्या देखा? इसका शाब्दिक अर्थ देखा, फिर हमने क्या देखा? इसकी स्थिति देखी थी। ये कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से कहाँ पड़ती है? दक्षिण पश्चिम की ओर पड़ती है, और दक्षिण पूर्व में इसके खेत विद्यमान है। ठीक है, स्थिति के बाद हमने इसका देखा था कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी कि भाई यहाँ कालीबंगा सभ्यता है। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम जानकारी दी गई थी? एलपी टेसीटोरी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई 1952 के अंदर।
कब खोज की, किसने खोज की थी? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसका उत्खनन यानी इसकी खुदाई कब शुरू हुई थी? 1961 से शुरू हुई थी और 1969 तक इसकी खुदाई चली थी। दो जो व्यक्ति थे, एक बीबी लाल और एक बीके थापड़। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो सिंधु सभ्यता का ये एक भाग है कालीबंगा सभ्यता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी हमने देख लिया था कि सिंधु सभ्यता के अंतर भारत के अंदर, सिंधु सभ्यता के भारत के अंदर सबसे बड़े स्थल कौन से हैं? तो कौन सा था? राखी गढ़ी था। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। और चौथे नंबर पर अपनी कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या था? राखी गढ़ी के बाद धोलावीरा और फिर कुंतासी और फिर आपका कौन था? जो धोलावीरा और कुंतासी वो गुजरात के अंदर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, जो विश्व के अंदर भी सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यदि है तो कौन है? राखी गढ़ी है। और स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? रोपड़ पंजाब था, रोपड़ पंजाब। और उसके बाद दूसरा स्थल कौन सा था? कालीबंगा था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके जो उपनाम है वो हमने कालीबंगा के उपनाम हमने देखा था। ये कौन सी है? आद्य ऐतिहासिककालीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, ये सिंधु कालीन सभ्यता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, और कैसी है? नगरीय सभ्यता है, दोहरे प्रकोटे वाली सभ्यता है। क्योंकि नगर है, नगर दो भागों में है, एक पश्चिमी क्षेत्र है और एक आपका पूर्वी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र है जो क्या कहलाता है? गढ़ी क्षेत्र कहलाता है, उच्च भूमि है। और आपका पूर्वी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नगर क्षेत्र कहलाता है और निम्न भूमि क्षेत्र है। दोनों प्रकोटे से घिरे हुए हैं, इसलिए इसको दोहरे प्रकोटे वाली सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद हमने इसके कालखंड को देखा है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सामान्यतः इसका समय क्या होता है? 2500 से 1500 पूर्व माना जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और हमने रिवाइज भी कर लिया है, और हम साथ साथ इसी तरह से क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करते चलेंगे। ओके, टेक केयर।